गुड मॉर्निंग। हम लोग फिर ये तीसरा टेस्ट का सीरीज कर रहे हैं। ये भी भारत का इतिहास है, प्राचीन इतिहास से संबंधित ही है। इसमें हम लोग मौर्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत के राजवंश, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग तक हम लोग जो भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, कौन था वो? पहला ईरानी शासक ये था डेरियस प्रथम। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, तो इन सब में सबसे पुराना कौन सा था? तो ये था सातवाहन। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? ये थी अमरावती में। चौथा देखते हैं। राजा खाड़वेल का नाम जुड़ा है, तो ये जुड़ा है हाथी गुम्फ अभिलेख से। राजा खाड़वेल कहाँ के थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने पिछली क्लासेस को देखिएगा, 300 क्वेश्चंस को मैंने बता रखा है। ये देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया। उड़ीसा साइड है कलिंग। कलिंग नरेश खाड़वेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? ये थे चेदी वंश के। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था? ये थे खाड़वेल का, जो राजा खाड़वेल था उनका झुकाव था जैन की तरफ। सातवां देखते हैं। पूर्वी रोमन शासक जस्टिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि में था, कानून बनाए थे इसने। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित क्वेश्चन को लेते हैं। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था? तो ये किया था 319 से लेके 500 ईस्वी तक, यानी कि इसका उत्तर ए हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? एकदम से आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट हुआ है, इतनी बार रिपीट हुआ है हर एग्जामिनेशंस में कि पूछिए ही मत। तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? ये संबद्ध है समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो ये समुद्रगुप्त के बारे में सूचना देता है। रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन ही। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो देखिए समुद्रगुप्त के जो अभियान हैं उनके बारे में ये जानकारी देता है। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? भाई बताइए, एक बार खुद कोशिश करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ये चंद्र, ठीक है ना। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त थे, स्कंदगुप्त ने हराया उड़ाया था, बहुत सारा इसके ऊपर में स्टोरीज भी है। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? अभी मैंने जस्ट बताया है। तो एक वो किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में, स्कंदगुप्त ने ही उसको हराया था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासकों ने हुनों पर विजय प्राप्त की? भाई सेम क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ये किया स्कंदगुप्त ने। भाई ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको गलत नहीं करिएगा एग्जाम में, ये आसान क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनर देता है। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त
द्वितीय को। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ये यूपीएससी ने इसको कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है, सेम क्वेश्चन को पूछा है। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ये संबंधित थे वस्त्र उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? ये हैं सुश्रुत ने एक संहिता लिखी थी, सुश्रुत संहिता। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? जिस संबंध नहीं है वो बताना है। ये देखिए, भास्कराचार्य का नहीं है, धन्वंतरी का है, चरक का है, सुश्रुत का है। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योति से संबंधित था? ये थे छप्पनक। कालिदास किसके शासन काल में थे? तो कालिदास थे चंद्रगुप्त II के शासन काल में। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो यह है दीनार। दीनार क्या है? एक स्वर्ण मुद्रा है। कौड़ी सबसे छोटी इकाई थी, इसका बहुत कम वैल्यू था। आगे हम लोग देखते हैं, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? तो उनको रूपक नाम दिया गया था, ठीक है ना। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया? उनको रूपक नाम दिया गया उनको। 27 नंबर को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, क्या बोलते थे? ये क्वेश्चन मैंने रिपीटेड है, ये क्वेश्चन है ना, मैंने पहले भी इसको बताया हुआ है। ये प्राकृत बोलते थे। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, कब आरंभ हुई बाल विवाह की प्रथा? ये कुषाण काल में ये आरंभ हुई थी। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था, 56-64 से लेके 64 के बीच में कभी पूछा है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये पूछा हुआ है। तो ये एरन के अभिलेख से ये पता चलता है। उसकी पत्नी थी वो सेनापति की, वो खुद को उसने आग लगा लिया था अपने पति के बॉडी के साथ, उसी से पता चलता है ये। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो ये किया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ये गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन हो रहा था। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ये दिया था गुप्त वंश ने। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ये गुप्त का। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग थी ये। धार्मिक रूप से भी उपज का छठा भाग लिया जाता था। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? अभी अभी बताया मैंने, 1/6 भाग है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? ये था उपज का छठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? इसको बोलते थे बिदक भागम। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था।
ये प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। तोरमान किस जातीय दल का था? ये हून था। तोरमान क्या था? हून था। हून शासक था। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ यानी कहाँ ओरिजिनेट हुआ? तो ये हुआ भारत में। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया सांख्य दर्शन? कपिल द्वारा, है ना। कपिल द्वारा सांख्य दर्शन जो है प्रतिपादित किया गया। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे आए। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन किसने प्रतिपादन किया? ये किया पतंजलि ने। पतंजलि किसके समय में थे? शुंग के समय में थे। इन्होंने सैनिकों के लिए योग जो है ना वो अनिवार्य कर दिया था, यानी हर सैनिक को योग करना था। इसे कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के सैनिक काफ़ी लचीले और फुर्तीले और बढ़िया हो गए थे। काफ़ी ज़्यादा युद्ध लड़े पुष्यमित्र शुंग ने भी। हम फिर उसकी चर्चा करेंगे। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गंगेश उपाध्याय। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ये किया था गौतम ने। मीमांसा के प्रणेता थे। कौन थे मीमांसा के प्रणेता? तो ये थे जैमिनी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है कर्म का सिद्धांत? ये संबंधित है मीमांसा से। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। तो ये था प्रतिष्ठानपुर। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। ये की थी नागभट्ट प्रथम ने। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? ये रखा था दंती दुर्ग ने। आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि कई बार आसान क्वेश्चन जो है ना वो जानते हुए भी लोग गलत कर जाते हैं या फिर कंफ्यूज होते रहते हैं एग्जामिनेशंस में। सबसे अच्छा तरीका है रिपीटेशन, कि भाई जो भी चीज़ है उसको आप रिपीट करते रहिए, मतलब तरीके से रिपीटेशन। हर्ष के समय की सूचियाँ किसकी पुस्तकों में निहित है? कल्हण की पुस्तकों में निहित है। हर्षचरित नामक किस्सा किसने लिखी है? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? हर्षचरित लिखा है बाणभट्ट ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। कहाँ थी हर्ष के राज्य की राजधानी? ये थी कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज स्थानांतरित की थी। पहले थानेश्वर थी, फिर कन्नौज चले गए। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ किया था? कौन सी जगह पे किया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो ये था प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आक्रमण को रोका था। अग्रगमन भी लिखा हुआ है, वो भी सही है। किसने रोका था? पुलकेशियन द्वितीय ने रोका था। कवि बाणभट्ट निवासी था। कवि बाणभट्ट औरंगाबाद का रहने वाला था। औरंगाबाद का निवासी था कवि बाणभट्ट। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर भी दिया हुआ है।
वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्ष के समय में ये भारत आया था। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में अध्ययन किया था उसने। वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, कौन सा था? यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये था मथुरा। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। रेशम को कौशे बोलते थे, ठीक है। किसको कौशे बोलते थे? रेशम को। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है, तो उसने किताब लिखी थी सीयू की रचना इसको याद करने का मुख्य कारण है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, ये था वेनसांग, ठीक है। वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग, तो 672 ईस्वी में इसने भ्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, तो मुसलमान थे उसके विनाश का कारण, यानी जो बख्तियार खिलजी ने इसका जो विनाश कर दिया ना, तो वो मुस्लिम था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं घुमा फिरा करके, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लगभग जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ दे रहा हूँ, लगभग अभी आज के सेट को पूरा होते होते 450 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे एंशियंट से। तो एंशियंट से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से आ जाएगा। और अगर एग्जामिनेशन तक आप अगर कुछ और नहीं पढ़ते हैं ना, तो ये 450 क्वेश्चंस को रिपीट करके चले जाएं, यहाँ से एंशियंट का कोई क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं, मतलब अटैम्प्ट कर पाएंगे उसको। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो ये है नालंदा। नालंदा कहाँ पर स्थित है? अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिहार में है ये स्थित है। आगे देखते हैं। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? विक्रमशिला की स्थापना की थी धर्मपाल ने। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो ये थे पाल वंश का, धर्मपाल पाल वंश का ही था। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, ये था कन्नौज। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। घोट लीजिएगा इसको, ये क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, ये सहयोगी थे चंदेल। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ये बनवाया चंदेल ने। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया, खजुराहो का निर्माण किया था। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, कौन से धर्म से संबंधित है ये बताना है। सब एक बार देख लीजिए कौन से धर्म से संबंधित है। ये संबंधित है हिंदू धर्म और जैन धर्म से, ठीक है ना। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। हिंदू धर्म भी है, जैन धर्म भी है, 2 हो गए तो 1 से अधिक हो गए तो इसमें ई उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने इसको डी में टिक लगाया। अब ये बीपीएससी के की ऊपर निर्भर करता है। ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, फंसाऊ क्वेश्चंस बीपीएससी हमेशा देती है। ऑप्शन ई दे करके उसने सारा काम को और पेचीदा कर दिया है। ऐसे कंडीशंस में जो सबसे बढ़िया रहता है वो ये रहता है कि खूब सारा पढ़ के कोशिश करिए कि आपके स्कोर जो है ना 120 130 तक आएँ, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चंस आपके अनुसार से अगर सही भी हैं तो बीपीएससी बाद में उसको काट के हटा देती है, तो स्टूडेंट्स का बड़ा लॉस हो जाता है। भाई इसमें केस वेस करते रहिए, लेकिन कुछ ज़्यादा होता नहीं है ऐसे मामलों में, तो भाई पहले ही इसकी तैयारी रखिए। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है,
ये समर्पित है शिव को। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? देखिए, दशावतार जो है ना वो खजुराहो में नहीं है। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो ये है कन्हेरी में। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? ये बना है संगमरमर से। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालिताना मंदिर अवस्थित है? ये है भावनगर में। भावनगर के निकट है पालिताना मंदिर। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई है। तो ये बनाई गई है शैव धर्म के लिए। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों को श्रेय दिया जाता है तो राष्ट्रकूटों को, ठीक है ना, राष्ट्रकूटों को इसका श्रेय दिया जाता है। अब देखिए, राष्ट्रकूट जो है ना वो किसके तरफ झुकाव है उनका? तो शैव धर्म की तरफ झुकाव है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस जो है ना वो समझ में आ जाते हैं। 85 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो ये है एलिफेंटा। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो ये हैं हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। एलोरा में किसके हैं? हिंदुओं के, बौद्धों के और जैनों के। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं। कहाँ पर है ये? सेम क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो ये है एलोरा में। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो ये है कैलाश मंदिर, एलोरा। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये है अजंता। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूटों ने। अब यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रकूट जो थे ना वो सहिष्णु थे सभी धर्मों के प्रति। निम्नलिखित मंदिरों में से किस शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? किसे? तो कैलाश मंदिर, एलोरा को। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो ये किया था राष्ट्रकूट ने। एक ही तरह के क्वेश्चन से बार बार घोट लिया आपने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबद्ध रहा है? राष्ट्रकूट। भाई एक ही तरह का क्वेश्चन है। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था। राष्ट्रकूट नरेश कौन सा था? ये था कृष्ण प्रथम। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म को। राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। अजंता एवं एलोरा के गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? तो ये हैं औरंगाबाद में। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं मतलब कौन से राज्य में हैं? इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र में है, आजकल सब लोग जानते हैं इस बात को। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ये बनवाया था नरसिंहदेव वर्मन ने। निम्नलिखित में से किसे काला यानी श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ब्लैक पैगोडा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब ब्लैक पैगोडा कहाँ है? तो यह है कोणार्क में। आगे भी क्वेश्चन आया कोणार्क कहाँ है,
ठीक है ना। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? तो कोणार्क मंदिर है वो सूर्य मंदिर है। क्या बोलते हैं उसको? अभी अभी बताया मैंने। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। लिंगराज मंदिर अवस्थित है, ये अवस्थित है भुवनेश्वर में। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? तो ये है लिंगराज मंदिर। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ये है उड़ीसा में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कंबोडिया में। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? ये स्थित है नेपाल में। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? तो देखिए, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। गोपुरम क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला मंदिर। बड़े सुंदर लगते हैं गोपुरम, ठीक है ना। तो गोपुरम का मतलब क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला मंदिर। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये बनवाया गया पल्लव के द्वारा। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो देखिए, सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला स्थित था। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर तीर्थस्थल स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? ये स्थित है माउंट आबू में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी में। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में स्थित है? ये है सीतापुर में। चलिए, अब हम लोग दक्षिण भारत के राजवंश यानी कि चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। चालुक्य वंश का महान शासक कौन था? तो ये था पुलकेशिन द्वितीय। अभी अभी पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमने कुछ देखा था। क्या देखा था? उसने हर्ष को रोक दिया था ना, नर्मदा नदी के पास। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी वातापी। वातापी के थे चालुक्य। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है? ये हुआ ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? ये था कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। चोलों की राजधानी थी। चोलों की राजधानी कहाँ थी? ये थी तंजौर। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी तंजौर में। चोल युग निम्न के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल युग ग्रामीण सभाओं के लिए चोल युग प्रसिद्ध था। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चोल
चोल प्रसिद्ध ही था ग्राम प्रशासन के लिए। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वह कहाँ हैं? वह है उत्तर मेरूर में। आगे देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः है कितनी भुजाएं हैं वो बताने हैं, और ये भी देखना है कि वो बाएं पैर पे खड़े हैं या दाहिने पैर पे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं नटराज बाएं पैर पे खड़े हैं या दाहिने पर, और उनकी देवाकृति कैसी है। तो ये है चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं नटराज के। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चालुक्य युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? अभी अभी हमने इस चीज़ को देखा है, किसको? नटराज को। विश्व में ये काफ़ी नाम है नटराज का। इसमें नटराज में टिक लगाएंगे हम। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? ये है चोल कला का। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? तो ये उत्तरदायी थे पल्लव। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा था? ये छोटा है, सबसे छोटा कौन सा रथ मंदिर है? तो सबसे छोटा है द्रौपदी रथ। बहत्तर व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो कुलोतुंग फर्स्ट के शासनकाल में भेजे गए थे। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल प्रसिद्ध थे। अब चोलों को किसने हरा दिया था? ठीक है ना, ये जरूर देखिएगा इसको। चोलों को मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें और भी बताऊंगा चीज़ों को। चोल इतने महान जो साम्राज्य था उसको भाई एक एनक ने यानी एक हिजड़े ने पूरा ख़त्म कर दिया। हम लोग उसको भी देखेंगे। रामेश्वरम तक पहुंच गया था अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था, हम लोग आगे उसको देखेंगे उस चीज़ों को। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ये चोल। निम्नलिखित चोल शासकों में किसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था? वह कौन था? मतलब बंगाल की खाड़ी को उसने चोल झील में कन्वर्ट कर दिया था, तो वह कौन था? तो वह था राजेंद्र प्रथम। गंगईगंड चोलम की उसने उपाधि धारण की थी। गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की थी? गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजेंद्र प्रथम ने। पहले ये माना जाता था कि उत्तर का राजा जो है वो दक्षिण को तो जीत सकता है, लेकिन दक्षिण के जो राज्य हैं वो उत्तर को नहीं जीत सकते। तो इसको जो है ना चोल राजाओं ने इसको झुठला दिया, यानी दक्षिण से आए और उत्तर को जीत लिया। चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की? वो था राजेंद्र प्रथम। मतलब श्रीलंका को जीत लिया था उसने। और भी कई देशों को जीता था, जैसे हम लोग देखते हैं सिंगापुर है ना, दरअसल वो सिंगापुर था, बाद में सिंगापुर हो गया। ये सब चोल राजाओं ने उसको जीत रखा था। लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो हम लोग कभी इतिहास में झाँकेंगे तो उन चीज़ों को ज़रूर देखेंगे। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वो था कुलोतुंग फर्स्ट। शिल्पादिक्रम का लेखक था। शिल्पादिक्रम का लेखक कौन था? तो वो था इलंगो।
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? वो था अरिकामेडू। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? अरिकामेडू से। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? देखिए, कदम्ब उस समय था ही नहीं, कदम्ब राजवंश का उल्लेख नहीं हुआ है। चेर, चोल और पांड्य का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो ये है पल्लव। संगम युग का राजवंश नहीं है पल्लव। चोल, चेर और पांड्य है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुड़ल किस भाषा में है? ये है तमिल में। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतरम का लेखक था? तो ये था कंबन। निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ये था मणिग्रामम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध हुआ था। ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो देखिए, मलिक कफूर ने। मलिक कफूर हिजरा था, उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको सेना की कमांड दी थी और उसने चोल साम्राज्य को जाके ख़त्म कर दिया। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो ये था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था ये। भाई, कपड़े की बहुत वैल्यू थी उस समय भी और बहुत कम ऐसी जगह हुआ करती थी। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो ये थी वेंगी। वेंगी जो थी ना, वो पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी। संगमकालीन साहित्य में कोन को एवं मन्नन किस लिए प्रयुक्त होते थे? ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। तृतीय संगम हुआ था, तो ये हुआ था मदुरई में। देखिए, इस टेस्ट सीरीज के साथ ही आपके 450 क्वेश्चन भी तैयार हो गए। 450 क्वेश्चंस में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हूबहू आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। या अगर आप कोई एंशिएंट इंडिया की कोई अच्छी सी बुक पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं बुक का एक दिखा दूंगा, अच्छी बुक है वो, काफ़ी बढ़िया। तो आप कोई सा भी किताब से पढ़ें, एंशिएंट इंडिया एक बार पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा। किसी कारण से आप नहीं पढ़ पाते हैं, जॉब में हैं या फिर कुछ और करते हैं या फिर कोई बिज़नेस है या फिर व्यस्त हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये 450 क्वेश्चंस जो है ना, ये आपको बहुत मदद देंगे। तो इनको हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। और वैसे भी एंशिएंट हिस्ट्री से आप 100% क्वेश्चंस नहीं बना सकते। इसमें इतने क्वेश्चंस और इतनी वैरायटी है कि आपको एग्जामिनर कहीं भी फंसा देगा। फिर भी अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आप जो है वो फील करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चंस जो है ना, मतलब 70 to 90% क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से सीधे आएंगे और आप इन सारे प्रश्नों को बहुत आराम से कर पाएंगे। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। फिर आगे मिलेंगे जल्द ही अगले सेट के साथ। धन्यवाद।